Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter 7 Glimpses of India. It has three parts. Today we will discuss very first part of the chapter, A Baker from Goa, which is written by Lurio Rodriguez. Now let's start the chapter. इन दिस चैप्टर लेखक जो है ना हमें बताता है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि जैसे कि चैप्टर के टाइटल से ही शो हो रहा है, बेकर यानी रोटी बनाने वाला, फ्रॉम गोवा यानी गोवा के। तो ये जो कहानी जो है ना गोवा में जो रोटी बनाने वाले थे उनकी है, जो कि सुबह के समय जो है रोटी बना करके वो क्या करते थे, वो देने के लिए जाते थे घर घर में, और शाम को वो अपना हिसाब किताब किया करते थे। तो रोटी बनाने का भी एक रीति रिवाज था, किस प्रकार से वो रोटी पकाते थे, एक आवश्यक कार्य में माना जाता था। रोटी पकाने वालों को गोवा में क्या कहा जाता था, पाउडर कहा जाता था, और वे सुबह से ही अपनी रोटियां बेचना शुरू कर दिया करते थे। शादी, क्रिसमस तथा अन्य अवसरों पर रोटी पकाने वालों के बिना नीरस जो फेस्टिवल जो है वो फीके पड़ जाते थे। This is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. दिस इज़ द पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट एक पारंपरिक ट्रेडिशनल गांव है गोवा का, विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इस सोसाइटी। तो ये एक पारंपरिक गोवा की गांव में रोटी बनाने वाले का चित्र है, जो आज भी समाज में एक आवश्यक स्थान रखता है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग्स नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज। आवर एल्डर्स आर ओफन हर्ड, तो हम अपने पूर्वजों से प्राय पुर्तगाली दिनों के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं रेमिनिसेंस यानी उनकी जो स्मृतियाँ जो थी रोटी बनाने वालों की, वो हमें बताते रहते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, उनके बारे में बताते रहते हैं, उन पुर्तगाली के बारे में, उनकी बनाई गई रोटी के बारे में। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still alive. जो थे ना those elders और eaters of loaves, जो रोटी खाने वाले थे, वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। मतलब अब लोग जो है वो रोटियां खरीद के नहीं खाते, बल्कि अपने घर में ही बनाते हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन अभी भी वह रोटी पकाने वाले मौजूद हैं, आपको उस गोवा के गाँव में मिल जाएंगे। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, the molders, and those who bake the loaves, those age old time tested furnaces still exists. It means उनमें से अभी भी जो रोटी को बनाने वाले थे, ढालने वाले थे और रोटी बनाने वाले, आप अभी भी वहाँ पे देख सकते हैं गोवा में। तो वो क्या करते हैं, दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिट, अभी भी पुराने समय की जो भट्टियाँ जो थी वो अभी भी आप उनको देख सकते हैं। This fire is the furnace has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo regarding the arrival of the morning can be heard in some places. The fire in the furnace has not yet been extinguished मतलब बुझ गई है। अभी भी उन भट्टियों पे जो रोटियां जो बनाई जाती थी अब वो बुझ गई हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बूज, अभी भी आप जो है जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरिक रोटी बनाने वालों की बांस की आवाज़ को आप धमाके को सुबह के समय सुन सकते हैं, जो कि उनके आने की हमें क्या देता है, हमें आने की मतलब एक संकेत देता, सिंबल देता है कि सुबह हो गई और रोटी बनाने वाले गलियों में घूम रहे हैं। कैन बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आप अभी भी कुछ स्थानों पर सुन सकते हैं। मे बी द फादर इफ़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मतलब हो सकता है कि उनके पिता जो है वो जिंदा ना हो, जो समय में काफ़ी अच्छा काम किया करते थे, और लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो अभी भी इस काम को कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पाउडर इन गोवा, ये जो रोटी बनाने वाले हैं आज भी इन्हें गांव में पाउडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गाँव में हमारे बचपन के समय बेकर जो था ना वो हमारा कौन होता था, फ्रेंड यानी मित्र होता था, साथी होता था, गाइड यानी कि मार्गदर्शक होता था।
ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम हमारे घर में 2 बार आता था. वंस वैन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन इज सेलिंग राउंड. पहला चक्कर वो किस लिए लगाता था? रोटी बांटने के लिए लगाता था. रोटी घर घर में दे करके जाता था और शायद एक कागज़ में लिख लिया करता था. एंड देन अगेन, और फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और फिर वो दोबारा आता था अपनी टोकरी को खाली करने के बाद वापस लौटता था. दिस जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. जब वो वापस लौटता था तो क्या होता था? जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू. जिंगलिंग यानी आवाज़, खन खन की आवाज़, और बैम्बू यानी कि बांस के डंडे की, जो बांस से वो क्या कहते हैं, ज़मीन पे शायद बजाता हुआ आता था, तो उसकी आवाज़ से हम जग जाते थे. वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, वो हमें नींद से जगा दिया करता था. एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ करके उसके स्वागत के लिए दौड़ते थे. वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या सभी को उस रोटी से बहुत प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. द लोफ्स वर ब्रॉट बाई सम पास्किन्स इन बेस्टाइन. तो ये जो रोटियां जो थी ना, रोटियां तो किन्हीं पास्किन्स और बेस्टाइन, जो घर में नौकरानियां होती थी. द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, या घर में जो नौकरानियां होती थी. व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज हु ब्रेड bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो जो रोटियां खरीदती थी तो हमें तो चूड़ीदार रोटियां खरीदने की, बैंगल्स ब्रेड यानी कि हमें चूड़ीदार रोटी की खरीदने की इच्छा होती, जिन्हें हम सावधानी से विच वी चूज़ केयरफुली, जिसको हम बड़े अच्छे से चुनते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी विशेष प्रकार की मीठी ब्रेड भी बनाई जाती थी. तो मतलब बेकर्स जो थे ना, वो अलग अलग तरह की ब्रेड बनाने में माहिर हुआ करते थे, कह सकते हैं हम. The baker made his musical entry on the scene with the jingle jung sound of his specially made bamboo stuff. तो द बेकर मेड द म्यूजिकल एंट्री, तो जो रोटी बनाने वाले जो थे ना, जब वो रोटी बेचने के लिए आते तो संगीतमयी ध्वनि जो थी वो बजाते थे. विद द झंग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो जो बांस का जो बांस होता था उससे वो कहते झंग की आवाज़ होती थी. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो एक कंधे पे कहता है वन हैड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ जो था ना वो टोकरी को, एक जो हाथ उसका होता है सिर पर रखी टोकरी को पकड़ता था, और जो दूसरा जो था ना वो क्या करता था, ज़मीन पर बांस से आवाज़ करता रहता था, मतलब ज़मीन को वो बांस से बजाता रहता, जिससे झंग की आवाज़ आती थी. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. तो वो क्या करता था, वो जो भी घर की लेडीज़ आती, जब वो बाहर निकल आती थी ब्रेड खरीदने के लिए, तो उनको वो शुभ प्रभात कह करके क्या करता था, उनका स्वागत करता था, फिर अपनी टोकरी को सीधे बांस पर टिका दिया करता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. वीकर से मतलब हम जो बच्चे जो थे ना, हम क्या करते थे, हल्की सी डांट फटकार के साथ बच्चों को पीछे धकेल दिया जाता. पुश असाइड विद अ माइल्ड रेब्यू, तो हमें हल्की सी डांट के साथ में हमें पीछे धकेल दिया जाता था. एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो घर के नौकर को रोटियां दे दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम जो थे अपनी हार स्वीकार नहीं करते थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच एंड और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट. तो हमें जो ब्रेड देखने की इच्छा होती तो हम क्या करते, वी क्लाइम अ बेंच, यानी जो बेंच होती थी हम उस पर चढ़ जाते थे. एंड पीप इनटू द एंड पैरापेट होता है खाई, ठीक है, खाई पर की जो रोक होती थी उस पर चढ़ जाते थे, वहाँ से हम टोकरी में झांकते रहते थे. किस न किस समाव ही नहीं, किसी कैसे न कैसे करके हम रोटी में उसमें टोकरी में झांक लेते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोप्स. तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस प्रकार मुझे उन रोटियों की महक जो थी ना बहुत अच्छी लगती थी, और आज भी उनकी याद आती, क्योंकि वो अंगीठी में सिकी होती थी तो उसकी खुशबू अलग ही होती थी. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. जो रोटियाँ जो होती थी, लोव्स जो होते ना, बेड़े जो होते थे, वो रोटियों के, वो बड़ों के लिए रोटियाँ होती थी और बच्चों के लिए क्या होती थी, बेंगल्स यानी कि चूड़ीदार रोटियाँ जो थी वो बच्चों के लिए होती थी. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि हमने दांत साफ किए या नहीं किए, या फिर मुंह धोया या नहीं धोया. एंड वाई शुड बी, और हम क्यों धोएं.
who would take the trouble of plucking द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और इसकी परवाह कौन करे कि आम की टहनियों पर जाए और वहाँ से हम दातुन को तोड़ करके लाएं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्या शेर कभी अपने दांतों को साफ करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नियर सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्योंकि हम जब चाय पीते थे तो वो हमारे दांतों को अच्छी तरीके से साफ कर दिया करती थी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो कहते हैं मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, तो मतलब शादियाँ जो होती थी किसी घर में तो उनको शादी में उपहार में क्या दी जाती थी, मीठी रोटी यानी बोल जिसको कहते थे वो दिए जाते थे, क्योंकि इसके बिना जो है शादी जो थी वो अर्थहीन थी। जस्ट एज अ पार्टी ऑफ फीस्ट लॉसेस द चार्म विदाउट ब्रेड, और इस बिना ब्रेड के कोई भी पार्टी और शादी और जो फीस्ट होती थी मतलब दावत जो होती थी उसका आकर्षक जो था वो ख़त्म हो जाता था। तो इसके बिना कोई शादी या पार्टी वार्टी नहीं होती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। नॉट इनफ कैन बी से, तो मतलब एक गांव में बेकर के महत्व को बता पाना काफ़ी संभव नहीं था कि मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस समय में बेकर की। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट। जो औरतें जो होती थी घर की लेडीज जो होती थी लड़की की सगाई के अवसर पर वो क्या करती थी, इस ब्रेड से सैंडविच तैयार किया करती थी। केक्स एंड बॉलिन हैस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो केक और बॉली हास का क्रिसमस तथा अन्य त्योहारों पर होना आवश्यक होता था। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो उस समय में क्या होता था, गांव में बेकर की भट्टी और की ओक भट्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, मतलब उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, उनका काफ़ी काम इससे चल जाता था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। उन दिनों पे बेकर या रोटी बेचने वाले एक विशेष कपड़े पहनते जिसको कबाई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीस, और ये जो कपड़ा होता था वो काफ़ी लंबा सा नीचे घुटनों को तक फ्रॉक जैसा होता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो आज के समय में हम जब उनको देखते हैं, अपने बचपन में हम जब बेकर को कमीज और पायजामा पहने देखा था जो पूरी पैंट से छोटे और आधी पैंट से लंबे होते थे। Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a powder। तो आज भी जब भी कोई आधी पैंट पहनता है या घुटनों तक की पहनता है तो लोग उससे क्या कहते हैं, उस पर ठाके मारते हैं, उस पर ताना कसते हैं कि पाउडर की भांति कपड़े पहने हुए हैं, मतलब पाउडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर जो होते थे वो महीने के अंत में क्या करते थे, अपना बिल इकट्ठा कर लिया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और शायद वो महीने का जो हिसाब किताब जो था ना दीवार पर किसी पेंसिल से रिकॉर्ड या लिख लिया करता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज। उन प्राचीन दिनों में, पुराने दिनों में जो बेकर का काम जो था ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो जो बेकर जो हुआ करते उनके नौकर और उनके घर वाले जो थे ना वो हमेशा कैसे दिखाई देते, समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो उनका गोल मटोल जो प्लम्प फिजिक यानी कि जो गोल मटोल जो उनकी शक्ल थी, मतलब वो खाते पीते रहते थे तो वो गोल मटोल से दिखाई देते थे। और वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, तो ये उसका एक खुलापन यानी खुला हुआ सबूत था। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। लेकिन आज के समय में यदि कोई व्यक्ति जैक फ्रूट यानी कटहल की तरह दिखाई देता तो उसकी तुलना जो है आसानी से बेकर से ही की जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। जस्ट वेट एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।